भारत विविधता से भरपूर एक भूमि है जो अपने जीवंत इतिहास से लेकर आशावादी भविष्य को संवारते हुए विश्व पटल पर आज एक विशाल युग पुरुष की भांति हमारे समक्ष खड़ा है। आज हमारे देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानेंगे जिनका सामना करके हमारा देश आज यहां तक पहुंचा है। सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर महान चोल राजवंश के काल तक भारत ने एक सुरुचिपूर्ण युग की रचना की और एक सशक्त विचार के रूप में उभरा जिसने हमारे देश को विश्व में कई सभ्यताओं में अग्रणी बनाया। अनंत इस्लामिक आक्रमणों के बाद भी हमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। निस्संदेह इस्लामिक संस्कृति का हमारे ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा, परंतु प्रतिरोध निरंतर रहा। फिर आया ईसाई युग साम्राज्यवाद का, जिसकी नींव गोवा में पुर्तगालियों ने डाली थी और आगे बढ़ाया अंग्रेजों ने। इस साम्राज्यवाद ने भारत के जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला और फलस्वरूप ब्रिटिश एवं पुर्तगाली शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की बिगुल बजाई गई, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष चला। अंततः हमें 1947 में स्वतंत्रता भी मिली, परंतु हम पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्थान अब फैबियन समाजवाद के कांग्रेसी ध्वजवाहकों ने ले लिया था और इसी कारणवश हम 1990 के दशक तक लगभग दिवालिया होने के मुहाने पर आ चुके थे। परंतु 2014 में एक व्यापक परिवर्तन हुआ जब श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई। सत्ता परिवर्तन का बयार तो पूर्व में भी आया था, परंतु यह अलग था। इस बार प्राथमिकता थी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना और भारत को पुनः विश्व गुरु की पदवी दिलाना, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते आए हैं। भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण देश की उन्नत क्षमताओं को प्राथमिकता देते हुए हमारे स्थानीय सोर्सिंग को अधिकतम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बल स्वतंत्र विवेक का उपयोग करते हुए सोर्स देशों की एक विस्तृत श्रृंखला से उन उपकरणों का चयन करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के साथ त्रुटिहीन रूप से संरेखित होते हैं। इस प्रतिमान का ज्वलंत उदाहरण दुर्जय अग्नि 5 मिसाइल के रूप में देखने को मिलता है, जो सीमाओं के पार प्रभाव डालने में सक्षम है और रूस की प्रसिद्ध S-400 वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा प्रदर्शित स्वदेशी कौशल को शामिल करता है। परंतु भारत की वैश्विक पहुंच किसी एक बाजार तक सीमित नहीं है। भारत द्वारा खरीदे गए रक्षा उपकरणों की पहुंच फ्रांस से खरीदे गए राफेल जेट, यूएस से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हारोप अटैक ड्रोन और अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन और SIG 716 असॉल्ट राइफलों तक फैली हुई। यद्यपि भारत की परिवर्तनकारी यात्रा इसके ऐतिहासिक संदर्भ से कहीं आगे तक फैली हुई है, एक समय पेनिसिलिन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए भी आयात पर निर्भर रहने वाले भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की प्रगति उल्लेखनीय से कम नहीं रही है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्षों के भीतर रक्षा निर्यात को $5 बिलियन तक बढ़ाने का साहसिक दृष्टिकोण निर्धारित किया, जो मौजूदा स्तर से 3 गुना अधिक है। बेंगलुरु में आयोजित द्विवार्षिक एरो इंडिया शो इस प्रतिबद्धता को वैश्विक मंच पर रेखांकित करता है, जिसमें $9 अरब के प्रभावशाली रक्षा सौदों की संभावना व्यक्त की गई। यह महज बयानबाजी नहीं है। घटते आयात से उत्पन्न कमी को स्वदेशी प्रतिभा ने कुशलता से भर दिया है, जिससे रक्षा निर्यात में नाटकीय उछाल आया है। 2017-18 में 4,682 करोड़ का आंकड़ा 2021-22 तक अगले 5 वर्षों में प्रभावशाली 174% की दर से बढ़कर ₹12,815 करोड़ होने की संभावना है। अगर बात रक्षा उपकरणों की करें तो रक्षा उपकरण के परिदृश्य में आश्चर्यजनक रूप से 300% का विस्तार हुआ है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नए आयामों तक ले जाएगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2022-23 तक जो है 17,000 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूने हेतु तैयार रहेगा। सफलता की कहानी भारत के रक्षा निर्यात के पोस्टर बॉय तेजस और ब्रह्मोस में परिलक्षित होती है। विशेष रूप से अर्जेंटीना और मलेशिया जैसे देश स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रतिष्ठित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक अलग ही प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। जैसे जैसे रक्षा निर्माण में भारत की शक्ति को वैश्विक मान्यता मिल रही है, देश स्वतः वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भरता और रणनीतिक युग की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। एक समय था जब एक भारतीय नागरिक के जीवन का मूल्य एक कैंडी से भी सस्ता था।
और यह धारणा न केवल पश्चिमी उदासीनता से बनी थी, अपितु हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता का भी परिणाम था। ये भूमि तो ऐसे दान करते थे जैसे पुराने कपड़े, परंतु 2023 में फास्ट फॉरवर्ड करें और भारत में परिवर्तन की एक अलग बयार चलने लगी। अब संदेश स्पष्ट है, भारत संसार का पंचिंग बैग नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण यूक्रेन संकट के दौरान देखने को मिला था, जहां भारतीय झंडे को दिखाना ही सुरक्षा की गारंटी थी और इसका लाभ अवसरवादी पाकिस्तानियों ने भी खूब उठाया था। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत वैश्विक मंच पर एक अगम्य शक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुका है और चाहे मुंह फुला के ही सही, कई राष्ट्रों ने इस बात को स्वीकारा भी है। भारत का बढ़ता हुआ कद रूस यूक्रेन संघर्ष के संबंध में तटस्थ नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता से उत्पन्न हुआ। जब भारत ने अपनी शर्तों पर काम किया, हमने अपनी शर्तों पर कार्य किया और किसी भी खतरे की चिंता तक नहीं की, विशेषकर अमेरिका की, जो शक्ति प्रदर्शन के नाम पर केवल खोखली धमकियां ही देता है। ये बदलाव एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो एक निष्क्रिय खिलाड़ी से एक सक्रिय इन्फ्लुएंसर के रूप में विकसित हुआ है, जो व्यवहारिकता और आत्मविश्वास के साथ वैश्विक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब भारत हर विषय पर अपना पक्ष रखने में सक्षम है, बिना अपने आत्मसम्मान से समझौता किए हुए। यद्यपि इस परिवर्तनकारी यात्रा का प्रारंभ सुगम नहीं था, यह धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसकी नींव सुषमा स्वराज ने रखी थी, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीयों के हित की रक्षा की। इसे गति मिली सुब्रमण्यम जयशंकर के उद्यम से, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की छवि का कायाकल्प कर दिया है। इस परिवर्तन की सच्चाई निर्विवाद है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने पैसिफिज्म नष्ट कर भारत की समस्याओं को प्राथमिकता दी और साथ ही वे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दबे कुचले देशों के निष्पक्ष प्रतिनिधि के रूप में भी सामने आए। कूटनीतिक मामलों में भी श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का महत्व रेखांकित करना उनके अद्भुत दृष्टिकोण और भारत के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। आज भारत का प्रभाव हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति में काफी बढ़ चुका है। मालदीव और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने से लेकर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के प्रभाव को बेअसर करने और चीनी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना भारत के बढ़ते हुए कद को परिलक्षित करता है। एक वह भी समय था जब नेपाल भी मुंह उठाकर भारत को चार बातें सुना देता था, परंतु आज अमेरिका भी भारत को आंखें दिखाने से पूर्व सोचने पर विवश होता है। परिवर्तन इसी का नाम है। एक समय ऐसा था जब भारत नीतिगत पंगुता के पीछे अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने पर विवश था। आज भारत जगत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद $3 ट्रिलियन से अधिक है। यदि हम वर्तमान गति को बनाए रखते हैं तो 2028 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपना स्थान सुरक्षित करेगा और संभवतः केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ही हमसे आगे रहेंगे। परंतु यह तो प्रारंभ मात्र है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय में असाधारण 2 गुनी वृद्धि का खुलासा हुआ है। 2014-15 में 87,748 प्रतिवर्ष रुपए से बढ़कर 2019-20 में यह 1,85,534 रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच गया, यानी वृद्धि का दर 99% से भी अधिक है। ये अप्रत्याशित वृद्धि ही मोदी सरकार की आर्थिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आर्थिक क्षेत्र से परे भारत का जॉब मार्केट सतत प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्नति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान 6 लाख नौकरियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 9 लाख सरकारी नौकरियों का निर्माण किया है। ये आंकड़े केवल सतही तौर पर ही सामने आते हैं, जो निजी क्षेत्र और उससे परे अवसरों के विशाल सागर की ओर संकेत देते हैं। राजकोषीय अनिश्चितता से लेकर बेहतर जीवन स्तर और बढ़ते रोजगार के अवसरों के साथ आर्थिक महारथी बनने तक का यह उल्लेखनीय विकास प्रधानमंत्री मोदी के चतुर नेतृत्व के तहत भारत की आकांक्षाओं का एक ज्वलंत चित्रण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा एक समय ऐसा भी था जब भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी अंतर्निहित क्षमता के बावजूद वैश्विक आर्थिक शक्तियों के संदेह का सामना करना पड़ा था। हालांकि स्थिति में काफी बदलाव आया है। एक प्रमुख उदाहरण न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस में देखा जा सकता है।
जिसने वर्ष 2021 में भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को उन्नत किया। भारत का आर्थिक दृष्टिकोण नेगेटिव से स्टेबल रेटिंग की ओर परिवर्तित हुआ। यह बदलाव दर्शाता है कि एजेंसी तत्काल भविष्य में भारत की रेटिंग को बिना किसी बदलाव के बनाए रखने का इरादा रखती है। वहीं नकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी समय हमारे देश को निवेश जोखिम गंतव्य के रूप में संभावित घोषणा का संकेत दे सकता है। फिच और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स जैसे अन्य प्रतिष्ठित निकायों ने इसी तरह भारत के विकास संकेतकों को स्थिर करार दिया है। आश्चर्यजनक रूप से मॉर्गन स्टैनली, जिन्होंने एक बार 2013 में भारत को फ्रजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में लेबल किया था, अब भारत को ओवरवेट के रूप में वर्णित करते हैं। यह परिवर्तन उल्लेखनीय से कम नहीं है। वर्तमान में भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए तैयार है। हालांकि यह कहानी का केवल एक भाग है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे संस्थानों का अनुमान है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2030 तक आश्चर्यजनक रूप से $4,000 तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत में मंदी की 0% संभावना है, जो इस परिप्रेक्ष्य में दुर्लभ है। जिस तरह इसने 2008 की वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल में निपटने में अग्रणी भूमिका निभाई, उसी तरह भारत एक बार पुनः दुनिया को वित्तीय अनिश्चितता से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करने को उत्सुक खड़ा है। ऐसे में स्पष्ट है कि हमारा इतिहास हमारी भावना का ही प्रतिबिंब है। विनाश से पुनरुत्थान तक का हमारा मार्ग प्रगति के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिवालियेपन से जूझ रहे राष्ट्र से लेकर आर्थिक महारथी बनने की यह कथा अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, अप्रतिम है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गर्व करो भारतवासियों। जय हिंद, वंदे मातरम।